नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th की बेस्ट सेलर कही जाने वाली बुक को ब्रूटली जज करने वाले हैं। तुम्हारे सामने मैं पूरा का पूरा रिव्यू रखने वाला हूं। तो मैंने किया क्या है पहले तुम लोगों को समझा देता हूं। मेरे पास एक कंबाइंड सैंपल पेपर की बुक थी, इसमें से मैंने मैथ्स के दो सैंपल पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज उठाए हैं। सर दो सैंपल पेपर में से क्यों उठाए हैं, एक ही सैंपल पेपर में से क्यों नहीं उठाए? क्योंकि यार अगर मैं मैथ्स का सिर्फ एक ही सैंपल पेपर और उसी के सवाल देखता ना तो एक बायस आ जाता। इसलिए मैंने दो सैंपल पेपर्स के कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज उठाए हैं ताकि हमको बेटर आइडिया लग पाए। तो देखते हैं मिलके कि यार सवाल कैसे हैं, सैंपल पेपर का लेवल कैसा है, और अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं अच्छा बोलूंगा। तो चलो भाई सवालों को देखते हैं, मिलके सवालों को सॉल्व करते हैं, और इससे आप लोगों को यार सैंपल पेपर का एक अच्छा रिव्यू भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ यार आपको सवाल भी सॉल्व करने को मिल रहे हैं, आपको डुअल बेनिफिट होगा। तो पहला सवाल देखते हैं भाई। Let x and y be two positive integers such that x equals this a square b cube y equals a cube b to the power 4। तो भाई x मेरे को ये दिया हुआ है, यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं a square b cube, और y मेरे को दिया हुआ है दोस्तों a cube b की पावर 4। तो मेरे को बोला गया है कि HCF किसके बराबर है। HCF मैं यहां लिख रहा हूं, HCF दिया हुआ है a to the power p and then b to the power q, और मेरे को एलसीएम क्या दिया हुआ है दोस्तों, एलसीएम दिया हुआ है a टू दी पावर r b टू दी पावर s, और फिर मेरे को p q r s की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन के ऊपर कमेंट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, p माइनस क्यू बटा r माइनस s। क्या ये नया सवाल है? नहीं। क्या ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए? यस, क्योंकि ये सवाल तुमको सैंपल पेपर में भी मिलेगा ऑफिशियल सीबीएसई के, और पीवाईक्यूज में भी मिलेगा। तो एक अच्छा सवाल है जो कि इंक्लूड किया गया है, और सवाल को सॉल्व करने का तरीका आप सबको आता ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, एचसीएफ के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को ऐसा प्रोडक्ट में ले लेते हैं। तो a के साथ लोएस्ट पावर क्या लगेगी 2, और b के साथ लोएस्ट पावर क्या लगेगी 3। तो यहां से आपको p की वैल्यू मिल रही है 3 के बराबर, यहां पे मैं लिख देता हूं p की वैल्यू है 3 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर, और q की वैल्यू है दोस्तों 3 के बराबर। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी फैक्टर है उसको उसकी हाईएस्ट पावर के साथ देते हैं, और यहां तो दोनों फैक्टर ही कॉमन है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, a विद हाईएस्ट पावर 3 एंड b विद हाईएस्ट पावर 4। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपकी r की वैल्यू आ गई 3, और आपकी s की वैल्यू आ गई 4। अब p माइनस क्यू बटे r माइनस s करना है, तो 2 माइनस 3 बटे 3 माइनस 4 यानी कि -1 upon -1, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, लेकिन ऐसा सवाल हम लोगों को आता है करना, और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली कैटेगरी में आते हैं। सेकंड सवाल को देखते हैं, सेकंड सवाल क्या कह रहा है, और थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं यार, जूम भी कर देता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को और बेटर दिखे। चल मैंने कर दिया इसको जूम, आई होप और बेटर दिख रहा होगा अब आप लोगों को। The midpoint of the line segment joining the points M and N lies on। तो यार सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है, लेकिन यहां से आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा कि आप लोगों को पता है कि यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हर बच्चा लगा लेगा, 2 + 4 = 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3, 5 - 5 0 बटा 2 = 0। तो आपको पता होना चाहिए कि 3, 0 टाइप का पॉइंट कहां लाई करता है। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेजॉरिटी बच्चों को पता ही होता है, इसलिए इस सवाल को भी मैं आसान कैटेगरी में ही डालूंगा। पहला वाला सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी का था, दूसरा वाला सवाल आसान कैटेगरी का है। Which of these is a polynomial whose zeros are 1/3 and -3/4? इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल को मैं अच्छा बोलूंगा। सैंपल पेपर में ये वाला सवाल एक थॉट प्रोसेस के साथ डाला गया है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस सवाल को देख के मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही है। यहाँ पे जो उसने जीरोस दिए हुए हैं ना, ये ऐसा 2 - 1 3 - 2 ऐसे सिंपल जीरोस नहीं है, ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तुम लोगों को, 1/3 -3/4। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा तुम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम आप लोगों का वेस्ट हो, उस तरीके से ये सवाल को बनाया गया। उसके बाद मैंने जब यहाँ पे ऑप्शंस को देखा ना, अब देखो अगर मैं ए और सी को नोटिस करूं तो तीन ऑप्शंस में मेरा ए और सी जो है वो सेम है।
यानी कि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे अगर जाता हूं, सोचता हूं, इस सवाल को करने के दो अप्रोचेस हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बिना सोचे समझे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशन करनी चालू कर देंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट या फिर सम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और आंसर फटाफट पाओ। यहां पर मैं प्रोडक्ट को क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मेरे तीन ऑप्शंस में मेरे को ए और सी सेम दिख रहा है, तो इसलिए मैं यहां पे सम का यूज करूंगा। तो फटाफट से सम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, तो ये हो जाएगा 4/12 एंड देन ये हो जाएगा -9/12 विच इज -5/12। तो मेरे को अब देखना है कि कहां पे मेरा सेटिस्फाई करेगा सम। मेरे को कहां -5/12 मिल रहा है, यहां मिल रहा है क्या, नहीं, 5/12 है, यहां मिल रहा है नहीं, यहां मिल रहा है नहीं, एक ही ऑप्शन था ए। तो ये एक स्मार्ट तरीके से करने वाला सवाल था, इसलिए मैं इस सवाल को बोलूंगा कि अच्छा सवाल है। तीसरे ही नंबर पे डाला हुआ है कि बच्चा यहां पर जितना टाइम लगाना चाहिए उससे ज्यादा वेस्ट कर दे। गुड क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये जो फोर्थ वाला सवाल दिख रहा है ना दोस्तों आप लोगों को, ये सवाल भी काफी टिपिकल सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नया सवाल है, लेकिन इस सवाल में भी बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट कराया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सवाल सैंपल पेपर में होना अच्छी बात ही है। आप लोगों को दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल डीईएफ और पीक्यूआर में ये तुम्हारा एंगल्स का रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी लिख लेता हूं। यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, दिस विल बी सिमिलर टू, तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, और आर के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए ई, तो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास पी। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और बोला गया है कि भाई इसमें से कौन सी चीज गलत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन बाय ऑप्शन ही जाओगे। अब एज अ एग्जामिनर मैं क्या करूंगा आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट करने के लिए कि ए बी सी पहले के तीन ऑप्शन सही डाल दूंगा और डी वाला गलत डालूंगा, ताकि टाइम वेस्ट हो आप लोगों का। तो यहां पर अपन लोगों को क्या दिया हुआ है, EF बटा PR, EF बटा PR विल बी इक्वल टू DF बटा PQ, DF बटा PQ, ये एकदम सही है, ठीक है। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे, तो EF बटा RP इक्वल्स DE, यानी कि DE बटा PQ, नहीं QR होना चाहिए था, ये गलत है। तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को बी ऑप्शन ही चेक करने में पता चल गया कि ये गलत है भाई, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, बी इज द ओनली ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट। तो इस सवाल को भी, और अच्छा सवाल है यार, ऐसे सवाल में आपको पहले लिखना पड़ेगा और यहाँ पे सिली एरर होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। कहीं पर भी आपने इधर उधर कर दिया ना जल्दबाजी में चीजों को, तो आपका आंसर गलत आना तय है। अगला सवाल एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती नहीं करेंगे, ऐसा फंसाने वाला सवाल या फिर टाइम वेस्ट करने वाला सवाल ही नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, फटाफट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो यहां पर अपन लोगों को cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख के। तो यहां से मेरे को डायरेक्टली मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स 3/4। यहां से मेंटली फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 3/4 यानी कि 7/4, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 यानी कि cos थीटा क्या हो जाएगा, √7 बटा 2√2, ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। If 2 to the power 2x minus y equals 16, 5 to the power x minus, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है लेकिन फॉर्मेशन अलग है। ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने ऐसे सवाल नहीं प्रैक्टिस करे हो। ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन एक नया सवाल डाला हुआ है ताकि बच्चा एक नए सवाल से एटलीस्ट एक्सपोज हो। लीनियर इक्वेशन का सवाल है भाई, 2 to the power 2x minus y अगर 16 है तो 2 to the power 4 16 होता है, यानी कि 2x minus y मेरा 4 के बराबर है। फिर 5 to the power x minus 2y मेरा 25 है दोस्तों, 5 स्क्वायर मेरा 25 होता है, यानी कि x minus 2y मेरा 2 है।
और यहां पे पूछा क्या है, x माइनस वाई। हाँ, और ब्यूटी देखो, ये अच्छा सवाल है जेन्युइनली। अभी तक मेरे को 6 सवालों में से 2 सवाल तो भाई बड़े प्यारे लगे हैं, जहां पर वो चाह रहा है कि आप लोग गलत डायरेक्शन पकड़ो और टाइम ज्यादा वेस्ट कर दो। यहां पर अब बच्चा क्या करेगा, पहला थॉट क्या आएगा कि x और y की ना इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के x माइनस वाई निकालता हूं, लेकिन उतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस वाई और x माइनस 2y इक्वेशन ही इस तरीके से दी गई है। अगर आप इनको ऐड करोगे ना दोनों को, तो 3x माइनस 3y मिलेगा, जो कि 6 के बराबर आएगा। 3 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेजोगे, x माइनस वाई डायरेक्टली आएगा 2 के बराबर। तो जल्दी किया जा सकता है अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे तो। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों। अगेन 7th क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड एंगल ऑफ सेक्टर दिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो ऐसे सवाल आपके यार एक्चुअल बोर्ड के पेपर में भी रहने वाले हैं। 20 में से मान के चलो कि 13-14 सवाल ऐसे ही होंगे जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन जो बाकी 6-7 सवाल होंगे ना, उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी मिल सकती है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल मिल सकता है, लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से जल्दबाजी में गलत पढ़ के सिली एरर कर सकते हो, ऐसे सवाल डाले जाते हैं एमसीक्यूज में। तो यहाँ पर आप लोगों को 15 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर क्या है 120 यानी कि 1/3 ऑफ द सर्कल। तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर बटा 3 का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। पाई की जगह पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई है, आर की जगह आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 225 पाई बटा 3 विच इज 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं, ये अब जो 8वें से सवाल लिखा है ना, ये एक डिफरेंट सैंपल पेपर, ये एक डिफरेंट सैंपल पेपर का सवाल था। और ये जो कंबाइंड बुक है इसमें 5-5 सैंपल पेपर हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, सारे मेन सब्जेक्ट्स के। तो ये अपन ने कर लिया। अब हम एक दूसरे मैथ्स के सैंपल पेपर के साथ के आगे वाले सवाल देखते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से जज कर पाएंगे, ठीक है। In the given figure, if PQ is parallel to RS, the area of the shaded region is, तो इसका अपने को एरिया बताना है। ये दोनों पैरेलल हैं और दोस्तों यहां पर ना एक छोटा सा एरर है, हाँ इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये मेरा 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये जो तुमको सेक्टर दिख रहा है इसका रेडियस पकड़ोगे ना, वो 5 दिया हुआ है, तो यहां पर एक छोटा सा एरर है, इसको अपन लोगों ने करेक्ट कर दिया। अब ये पैरेलल है, अगर ये 135 है तो ये किसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, 45 डिग्री के बराबर होगा। 45 डिग्री का मतलब है 1/8 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 8। आर की वैल्यू क्या है भाई 5 है, तो 25 पाई बटा 8 मेरा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया। ठीक है, आसान था सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9th सवाल क्या कह रहा है, if for any event probability of E plus probability of complement of E is 1/m minus 3। तो यहां पर यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसे सवालों में ना यहीं पर ही चीजों को छोड़ दी जाती है और बच्चों को बोल दिया जाता है कि भाई अब सॉल्व कर दो। यहां पर एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि जिसने भी पेपर सेट किया है उसने एक लेवल और आगे जाके मेहनत करी है, कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है उससे फिर ये एक्सप्रेशन तक जा रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है, आसान सवाल को एटलीस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, तो एफर्ट को सराहना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता है कि PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार 1 होता है, तो 1/m-3 1 कब होगा, जब m की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे होंगे वो यहाँ पर ना ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अरे भाई तुम ना सेकंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में नहीं, तुमको पता होना चाहिए ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 बनाना है, यानी कि m की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। m²/4 क्या हो जाएगा 16/4, यानी कि 4 ही मेरा आंसर आएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड एफर्ट आई वुड से, इजी क्वेश्चन बट गुड एफर्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P1 and P2 where P1 is greater than P2 is 209, then the it's a beautiful question I would say। अभी तक जितने भी सवाल करे हैं this is actual competency, जो मेरे लेवल की कॉम्पिटेंसी है, जो मैं आपको सिखाता हूं उस लेवल का ये सवाल है। ये मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में सवाल उठाऊंगा, चोरी करूंगा वाला सवाल। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट जो तुमको पकड़ना पड़ेगा ना, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P1 एंड P2। अगर दो प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों तो उनका HCF क्या होगा, 1 होगा क्या, क्योंकि को प्राइम नंबर्स होंगे वो। तो आपको पता है कि P1 और P2 का अगर HCF 1 है तो इनका प्रोडक्ट सीधा सीधा LCM के बराबर नहीं हो जाएगा। सर कैसे, अरे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स HCF ऑफ दीज टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो HCF 1 है
तो प्रोडक्ट 209 हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। तो आप लोगों को P1 प्लस P2 तक पहुंचना है और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 209 को सोचो कि इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे, है ना। सोचो कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो 3 से जा रहा है नहीं, 5 से जा रहा है नहीं, 7 से जा रहा है नहीं, 11 से जा रहा है क्या, 11 20 होता है 220, हाँ जा रहा है। तो 11 टाइम्स 19, और देखो वाह 19 और 11 दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है। तो मेरा P1 हो जाएगा 19 क्योंकि P1 को बड़ा रखना है, और P2 हो जाएगा 11। तो सम क्या हो जाएगा, 19 प्लस 11 30। और ब्यूटीफुल सवाल यार, चुम्बेश्वरी सवाल, मजा आ गया सवाल को करके, है ना, अच्छा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर that can be cut off from a cylindrical log of wood of base diameter 3 cm and height 5 cm। ऐसे सवाल आसान होते हैं, लेकिन अगेन जल्दबाजी में आपने गलत डायमेंशन पकड़ी तो गलती हो जाएगी। उसने आपको बोला है कि एक सिलेंड्रिकल ऐसा लॉग है जिसमें से आपको ग्रेटेस्ट स्फीयर निकालना है। ये आपको 3 दिया हुआ है और दोस्तों ये आपको 5 दिया हुआ है। तो अब जो ग्रेटेस्ट स्फीयर होगा ना वो ये 3 के हिसाब से निकलेगा, 5 के हिसाब से नहीं, क्योंकि फिर वो सिलेंडर के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए 5 वाली डायमेंशन को नेग्लेक्ट मार के जो आपका स्फीयर होगा उसका डायमीटर 3 होगा। तो अपने को ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। प्लीज जल्दबाजी में 3 मत रख देना। तो 3/2 का क्यूब इज 27/8, ठीक है। तो यहां पर अपने को मिलेगा 2 और यहां पे अपने को मिलेगा 9। तो 9π/2 मेरा आंसर आएगा, जो कि मेरे को ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन पाई मिसिंग है तो पाई यहां पर ऐड कर दो, ठीक है। एक और टाइपिंग एरर है यहां पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं थोड़ा सा इस सवाल को। इन द गिवन फिगर, अच्छा जी, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर, then the values of A and B are respectively। तो भाई सिंपल सा मिड पॉइंट का सवाल है, यहां पे टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। -1 यहां पर देखो A है और यहां पे 3 है, तो A प्लस 3/2 -1 के बराबर, यानी कि A प्लस 3 का सम तुमको किसके बराबर मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। नीचे वाला 2 मैंने डायरेक्टली राइट में भेज दिया, तो A की जगह -5 रखना पड़ेगा। -5 कितने लकी हैं, -5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, B की तरफ तो मैं जाऊंगा भी नहीं देखने के लिए। आंसर हो गया मेरा खत्म। अब अगर मेरे को एक ओवरऑल समरी तुमको देनी हो यार, तो आई वुड से कि पेपर इज एक्चुअली गुड। यही लेवल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है कि यार कुछ क्वेश्चंस बहुत स्मूथ होंगे, कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे डालेगा जिसमें बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसे या फिर गलत रास्ता पकड़ के लेंदी बना दे सवाल को, जितना लेंदी है नहीं। और कुछ फिर ऐसे भी सवाल आएंगे जो आपकी एकदम कोर कॉम्पिटेंसी को चेक करेंगे। मेरे को ये सवाल भाई बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली। तो आई वुड से कि अच्छा सैंपल पेपर है। लेकिन अब यार मैं तुमको ना, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको एज अ बड़ा भाई तुम मान के चलो कि एडवाइस कर रहा हूं। अगर मेरा सिलेबस अभी तक नहीं खत्म हुआ होता, अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता और मेरा सिलेबस अभी तक नहीं खत्म है दोस्तों, तो मैं फालतू के लिए ना 15-15 सैंपल पेपर नहीं लेता, मैं ये कंबाइंड सैंपल पेपर ले लेता। आई थिंक 500-600 रुपए का ये कुछ सैंपल पेपर है, तो ज्यादा मेरे जेब पे हैवी भी नहीं पड़ता, और मैं 5-5 सैंपल पेपर लगा लेता, जो कि अच्छे खासे नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स है। मेरे को एक आइडिया लग जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, एग्जाम टेम्परामेंट का। सिलेबस नहीं खत्म है तो तुम लोग 5-7 दिन 10 दिन जितने भी सिलेबस खत्म करने में लगाने हैं लगा लो, और उसके बाद ये कंबाइंड सैंपल पेपर कर लो, जिसमें 5-5 सैंपल पेपर तुमको मिल जाएंगे। 500-600 रुपए का है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक डिस्काउंटेड लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसी लिंक को यूज करके ना ये वाला कूपन अगर तुम लगा लोगे, ठीक है, तुम्हारे भाई की बातचीत है भाई, ठीक है, तो ये वाला कूपन लगा लोगे। लेकिन इतनी भारी भी बातचीत नहीं है, शायद ऐसा 50-60 रुपए का तुमको डिस्काउंट और मिल जाएगा, 10% 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम मेरे कूपन को यूज कर लोगे। लेकिन लिंक में जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू ये कूपन लगेगा, बस इतनी चीज का ध्यान रखना। और अगर मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, देखो अभी भी मैं तुमको बहुत स्मार्ट एडवाइस देने वाला हूं। अगर मेरा सिलेबस खत्म हो गया ना दोस्तों, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब के लिए तुमको 15-15 सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो किसी भी एसएसटी और इंग्लिश के टीचर को मत भेज देना, वरना बैकलैश मिल जाएगा मेरे को। लेकिन ये फैक्ट है, इंग्लिश और एसएसटी के लिए तुम लोग ऑनलाइन सैंपल पेपर्स निकाल लेना, फ्री सैंपल पेपर्स तुमको मिल जाएंगे। 4 से 5 सैंपल पेपर लगा लोगे तो इंग्लिश और एसएसटी के लिए इनफ है। लेकिन मैथ्स और साइंस के लिए तुमको क्वालिटी सैंपल पेपर्स और ज्यादा सैंपल पेपर्स लगाने चाहिए, ये मेरा मानना है, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है।
तो मैथ्स और साइंस के लिए तुम लोग ऑसवाल के सैंपल पेपर मंगा लो, क्योंकि यहां से तुम लोग ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे और तुम लोग फिर जो 100/100 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, उसके और नजदीक जा पाओगे। तो इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि एसएसटी, इंग्लिश, इन सब के सैंपल पेपर्स खरीदने में तुम लोग पैसा मत वेस्ट करना। अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है, टाइम है, तो मैथ्स और साइंस के प्रॉपर 15-15 सैंपल पेपर लगाओ इसी क्वालिटी के। अगेन डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डालूंगा उसी के थ्रू जाके तुमको सैंपल पेपर लेना है और इस कूपन को यूज करना है। तो आई थिंक दोनों बुक्स मिला के शायद तुमको कुछ ऐसा 900-1000 रुपए की पड़ेंगी और यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई थिंक 850-900 रुपए की तुमको दोनों बुक्स पड़ जाएगी। तो मैंने तुमको एडवाइस दे दिया है कि भाई मैं तुम्हारी जगह पर अगर इस वाली सिचुएशन में होता तो क्या करता, इस वाली सिचुएशन में होता तो क्या करता। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें तुम लोगों को चाहिए तुम लोग मेरे को बताओ। कॉम्पिटेंसी के लिए यार वीडियोस बन ही रही हैं। मैंने कॉम्पिटेंसी के लिए अलग से पीडीएफ भी बना रखी है जिसका तुम लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। मेरे को मिलता रहता है, मेरे को ना जीमेल पे ऐसा मैसेजेस आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं कि सर आपकी पीडीएफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल है। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। बस आप लोग अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाते रहो क्या क्या आपको चाहिए। और इस सीजन में यार टारगेट है मेरा कि मैं 10K सब्सक्राइबर्स वाला जो एक मतलब स्टैंडर्ड होता है ना, वो अचीव कर लूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आपके जूनियर्स जो आगे 10th में आने वाले हैं उनको प्लीज मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में रेकमेंड भी जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।